Hello student, last lecture we discussed about valuation of right share, and today I will explain you valuation of preference share and bonus share. Okay, preference share जो होते हैं मतलब इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस होता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो बाकी लायबिलिटीज पेड करने के बाद आफ्टर एवरी ईच लायबिलिटी पेड करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वैसे नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड और प्रॉफिट एवरी ईयर मिलता है। इन केस किसी ईयर में लॉस हो गया तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है और उन्हें मिल जाता है। ओके, तो आज हम जो देखेंगे वो है वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इन केस ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन participating, they are to be treated as outside creditors and hence the same will be deducted from the total net assets. Therefore value of each preference share is in this case will be only of its face value plus arrear dividend if any. Okay, and in the case of participating preference share, when preference shares are participating, they will take part in surplus. The surplus will be distributed among the equity and preference shareholders in the ratio of paid up capital. Okay, and therefore value of each preference share will be of its face value plus surplus of each share plus a share and arrears डिविडेंड ऐड करते हैं। ओके, और उसका जो फॉर्मूला है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। वो है, फर्स्ट हम सन्ड्री एसेट लेते हैं। ओके, अब इस सन्ड्री एसेट में क्या होता है, दो वैल्यूज़ होती है, मार्केट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं दैट टाइम हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लायबिलिटीज़ है वो लेस कर देंगे। ओके, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसका डिविडेंड लेस कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में लेस कर देंगे। ओके, और जो अमाउंट आती है उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम बोलेंगे सरप्लस। ओके, उसके बाद surplus will be distributed between equity and preference shareholders in the ratio of their paid up capital. उसके बाद जो सरप्लस आता है वो हम क्या करेंगे, उनके जो रेशियो है कैपिटल के उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर का। ओके, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर प्लस सरप्लस ऑफ ईच इक्विटी शेयर। ओके, एंड प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर, वैल्यूएशन ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर प्लस सरप्लस ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर एंड प्लस एरियर्स ऑफ डिविडेंड। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, मतलब आपको तो समझ में आ गया इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे हम प्राइस निकालते हैं। ओके, मतलब वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, बोनस शेयर का वैल्यूएशन कैसे होता है वो देखना है। ओके, बोनस शेयर जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब हमें बोनस मिलता है, बोनस लेने के लिए हमें पैसे पे नहीं करने पड़ते, तो वो क्या होता है, हमें फ्री में मिलता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं बोनस शेयर का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। ओके, द कंपनी इशू न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विच इज़ नोन एज बोनस शेयर instead of paying a dividend in cash.
After the bonus issue, there will be increase in the number of equity shares without a corresponding increase in the available net asset to the equity shareholders. As a result, the intrinsic value of each equity share will always be less after the bonus issue. जो बोनस शेयर होते हैं फ्री में होते हैं, ओके। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसके बाद यील्ड वैल्यू बेसिस से, रेट ऑफ अर्निंग से, फेयर वैल्यू से, और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ओके। तो फर्स्ट जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपॉन इक्विटी कैपिटल्स इंटू 100, एक फॉर्मूला है। दूसरा है वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है। थर्ड जो है वो है रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेक्स्ट जो है फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टेक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू अपॉन 2। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ओके। और लास्ट जो है राइट शेयर का, वो है वैल्यू ऑफ राइट शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइट शेयर अपॉन टोटल होल्डिंग, उसमें ओल्ड और न्यू है, इंटू मार्केट वैल्यू माइनस इशू प्राइस। तो आप लोगों को समझ में आ गया वैल्यूएशन ऑफ बोनस शेयर कैसे है। हर टाइप के जो शेयर्स होते हैं उसके ऊपर बोनस शेयर मिलते हैं एज पर कंपनी के जो रूल्स है उस हिसाब से। तो जो कंपनी शेयर वैल्यूएशन के लिए जो मेथड यूज़ करती है वो मेथड यूज़ करके ही हमें बोनस शेयर की वैल्यू मिलती है, ओके। वो डिपेंड ऑन हर कंपनी होता है। ऐसे यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि इतने परसेंटेज पे ही बोनस शेयर होते हैं या फिर 1:3 होता है, 3:2 होता है, नहीं। हर कंपनी के रूल्स अलग होते हैं, ओके। लेकिन एज पर द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ही होते हैं, ओके। तो आप लोगों को ये पता चला वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ओके। जब मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करूँगी दैट टाइम आपको जो मेथड्स है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है आपको जो म्यूचुअल फंड है उसकी भी इंफॉर्मेशन थोड़ी मैं दे दूँ ताकि आपको पता चले म्यूचुअल फंड क्या होता है, ओके। आपने शेयर्स देखा, शेयर में कैसे इशू होते हैं वो देखे। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? A mutual fund is a special type of investment institution that act as an investment conduct, okay. It pools the saving particular of the relatively, okay, small investor and invest them in a well proper portfolio of sound investment. Mutual funds issue securities to the investor in accordance with the of money invested by them. The profits or losses are shared by the investor in proportion to their investment. A mutual fund is set up in the form of trust which has sponsor, trustee, asset management company and custodian, okay. The trust is set up by a sponsor who is like a promoter of a company and the trustee of the fund hold, okay. It's property for the benefit of unit holders. The asset management company manage the funds by making investment in various type of securities. The custodian holds the securities of various scheme of the fund it is custody, okay. जो म्यूचुअल फंड है वो हर एक कंपनी का उसका रेट अलग होता है,
ओके। देन रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब जो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो गाइडलाइन इशू करती है उससे रिलेटेड। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड इशूड अ सेट ऑफ गाइडलाइन इन 1987 फॉर बैंक स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड्स. This was followed in 1990 by for a mutual fund from the Ministry of Finance, Government of India. In 1991, the Government of India entered the process of creating a common regulation for all mutual funds, okay, and to permit the entry of private mutual funds in October 1991. The Securities and Exchange Board of India, मतलब SEBI, issued guideline for the formation of asset management companies for a mutual funds. मतलब जो भी म्यूचुअल फंड, मतलब शेयर मार्केट के कैसे कंपनी एक्ट में जो नॉर्म एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी टाइप पे म्यूचुअल फंड के लिए भी सेबी ने गाइडलाइन दी है. ओके, द मेन एलिमेंट ऑफ सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया regulatory mechanism of mutual funds other than VTI. Okay, our first one is registration of mutual funds with the SEBI. उसके बाद constitutions and management of mutual funds and operations of trustees. Then constitutions and management of asset management company and custodian. Then scheme of mutual funds, then investment objectives and valuation policies, उसके बाद general obligations, then inspection and audit and procedure for action in case of default. Okay, मतलब जो म्यूचुअल फंड है वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. सिर्फ आप किस में इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपको क्या करना है, उससे पहले उसकी प्रॉपर स्टडी आपको करनी है. मतलब आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. विदाउट स्टडी आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रिस्क होती है. ओके, म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छे से रिटर्न है, लेकिन वो भी आपको क्या है पता होना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोसीजर क्या है. उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक पॉइंट है, ओपन एंडेड स्कीम एक पॉइंट है, और रिक्लासिफिकेशन ऑफ एसेट है. मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, अभी वो फ़िलहाल आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन शेयर्स के जैसे और एक चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है म्यूचुअल फंड. इसलिए मैं आपको इंफॉर्मेशन होने मतलब आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग मीन्स क्या है, द फंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम कैनॉट इन एनी मैनर बी यूज्ड इन ऑप्शन ट्रेडिंग और इन अ शॉर्ट सेलिंग. ओके, और कैरी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस. However, they are permitted to enter into derivatives transactions in a recognized stock exchange for purpose of hedging and portfolio balancing in accordance with SEBI guideline. Okay, अब पोर्टफोलियो मतलब हमें कौन सा पोर्टफोलियो पता है, जो हम फोटो खींचते वो वाला. ओके, उसका ही पोर्टफोलियो पता है ना. लेकिन जब हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, शेर खान अकाउंट जब हमारा ओपन होता है तो उस पर अपने आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है. वो कैसे क्रिएट होता है, हमने जितने अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं उससे हम क्या करते हैं, परचेस और सेल करते हैं. ओके, शेयर हो या म्यूचुअल फंड वॉटेवर. और उसके बाद क्या होता है, हमारा अपने आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है जिसमें हमें दिखाई देता है हमारे ट्रांजैक्शंस कितने अमाउंट के हो गए,
हमने जो शेयर्स खरीदे थे वो कितने रुपीज़ के थे, उसमें हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो सब हमें उस पर दिखाई देता है, उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब reclassification of asset means upon reclassification of asset as performing asset. First one is in case of company has full cleared all the arrears of interest, the interest provisions can be returned back in full. Second one, the asset should be reclassified as performing on clearance of all interest arrears, and if the debts is regularly serviced over the next two calendar quarters. Quarters means after 3 months. Okay. In case of the company has fully cleared the arrears of interest, the interest not credited on the accrual basis would be credited at the time of receipt. Okay. आपको अभी ये पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टमेंट. ओके, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसके बाद ओपन एंडेड स्कीम means the various open-ended scheme that are debt oriented can be subdivided into regular income and recurring income scheme. Okay, and regular income scheme means this provides the current and periodic income. Marginal capital appreciation may also take place. Recurring investment scheme, these are provide to investors who would like to save certain sum over a period of time by regular saving, for which tax incentives are available under Section 88 of the Income Tax Act. Income Tax Act, Section 88. Okay. An open-ended scheme is a scheme in which an investor can buy and sell units on a daily. The scheme has a proper existence and flexible, ever-changing crops. Okay, and a close-ended scheme is one in which the subscription period for the mutual funds remains open only for the specific period called the redemption period. At the end of this period, the entire crops and proceeds are distributed to the various unity holders. Okay, तो आपको ये पता चला म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है या नहीं, या आपका डिसीजन होता है. कोई भी चीज़ आपको करनी है तो उसका प्रॉपर स्टडी आपके पास होना चाहिए, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत होती है. ओके, ये जो हमारा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इसमें हमें शेयर से रिलेटेड ही एग्जाम्पल है जो हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं. अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन की वो पूरी थ्योरी पार्ट था पूरा. अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं क्या करूँगी, आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी. ओके, मैंने आपको क्या क्या बताया अभी, शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स. ओके, उसके बाद मुझे आपको और एक बात बतानी थी, वो थी आई थिंक अकाउंटिंग पॉलिसीज. मैंने आपको एक्सप्लेन की या SY को की होगी शायद से. अकाउंटिंग पॉलिसी जो है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, उसमें पूरे अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर करने हैं, अकाउंटिंग मीन्स व्हाट, ये सब आपको सिखाई देते हैं.
मतलब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे आपको अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है, या फिर पोर्टफोलियो मीन्स व्हाट, पोर्टफोलियो कैसे आपको मतलब पोर्टफोलियो पे काम कैसे करना है, ये सब हमें क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो, उसमें हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चलते हैं। ओके, आपको पोर्टफोलियो मतलब क्या पता चला। ओके, उसके बाद जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो और एक है, वो है कमोडिटी मार्केट है। उसके बाद बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अभी तो आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, इसलिए आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप घर में घर वालों के साथ डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि घर वाले भी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ शेयर है या म्यूचुअल फंड है, आप और तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें सेविंग करते हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। ओके, या फिर हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो जैसे आपको क्या है कि उसकी प्रॉपर स्टडी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको बोला था, आपको असाइनमेंट देने वाले हैं हम लोग, तो वो असाइनमेंट आपको क्या करने हैं, असाइनमेंट आपको फुल स्केप के ऊपर उसे राइट डाउन करने, वो क्वेश्चन आंसर्स 3 टाइप के असाइनमेंट होंगे आपके 10 मार्क्स के, और वो आपको सॉल्व करके उसका फ़ोटो निकाल के आपको अपलोड करना है हमारी ईआरपी चैनल पे। ईआरपी जो है आप सब लोग को पता है ईआरपी क्या है हमारा, तो वो आप डाउनलोड करोगे, आपको उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, और उसके बाद आप वहाँ पे वो अपलोड करोगे आपके असाइनमेंट, तो हम वो चेक करेंगे और उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये जो असाइनमेंट के 30 मार्क्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको पता है, आप सेकेंड ईयर के बच्चे हो तो आपको पता है लास्ट ईयर भी हमने आपसे असाइनमेंट लिए थे, और वो मार्क्स आपको अभी बहुत मतलब वो इंक्लूड होते हैं, जो हमारा क्या रिटर्न एग्ज़ाम होती है उसमें वो मार्क्स इंक्लूड होते हैं। ओके, मतलब फॉर्मेट ही आपका जो है 30 और 70 ऐसा है एग्ज़ाम का। जो ओल्ड पैटर्न था वो 20-80 था, वो अब हमारा आपका 30-70 है। मतलब 30 मार्क्स की ओरल हो या असाइनमेंट हो, वॉटेवर आपको जो चाहिए, मतलब कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, वो ले सकते हैं। और 70 मार्क्स का यूनिवर्सिटी से पेपर आता है, वो थ्योरी पार्ट होता है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, वो कंप्लीट करना है, मतलब थ्योरी पार्ट हो या असाइनमेंट का जो है, मतलब उसमें मैं आपको थ्योरी और एग्जाम्पल ऐसे करके दूंगी 3 असाइनमेंट, और उसकी डेडलाइन भी आपको मिल जाएगी, आपको कंप्लीट करके देनी है। ओके, अब हमारा सिलेबस जो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, हमारा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट कर दिया। ओके, इसमें प्रॉब्लम्स है, ये भी कंपलसरी है, तो ये प्रॉब्लम हो जाने के बाद मैं फिर से थ्योरी पार्ट लेने वाली हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसके बाद जो कंपनी फाइनल अकाउंट है, सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ही कंपनी फाइनल अकाउंट स्टार्ट करती तो आप लोग बहुत बोर हो जाते, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है वो, इसलिए मैंने वो सबसे लास्ट में रखा है। ओके, अब जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है उसके ऊपर हमें प्रॉब्लम आते हैं, एज पर रेगुलर बेसिस पे हमें बैलेंस शीट देते हैं, और जैसे अमलगमेशन का प्रॉब्लम वगैरह रहता है, बैलेंस शीट दे के बोलते हैं आपको सॉल्व करना है, वैसे ही देते हैं। उसमें हमें मतलब
कभी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सॉरी इंस्टिक वैल्यू मेथड यूज़ करने को बोलेंगे, या फिर फेयर वैल्यू मेथड यूज़ करने को बोल देंगे। सबके फॉर्मूले एक ही है। आपको इसमें क्या क्या है, 3-4 स्टेप जो है वो सब प्रॉब्लम में सेम है। नेट एसेट वैल्यू निकालो, उसके बाद गुडविल निकालो, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, रेट ऑफ डिविडेंड है वो कैलकुलेट करो, और उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर वो देना निकालनी पड़ती है हमें। और कभी कभी प्रॉब्लम में 2 कंपनीज भी देते हैं और 2 कंपनी का कैलकुलेशन करके 2 कंपनी की वैल्यू निकालनी है शेयर्स की, और उससे कौन सी कंपनी बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। इस टाइप के हमें क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस इज मस्ट है। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अकाउंट के लिए। ओके, तो आप लोग, मैंने पहले ही बोला था, निराली पब्लिकेशन का बुक ले लो, और उसके साथ आप शार्प भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी है तो आप बुक यूज़ कर सकते हो अच्छे से, लेकिन अकाउंट के लिए रोज़ स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे एक दिन में अकाउंट का स्टडी नहीं होता है। ओके, थेरी पार्ट आप रीड कर सकते हो 2-4 दिन पहले, तो थोड़े फार आप एग्ज़ाम पासिंग के लिए लिख सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अच्छे परसेंटेज लाओगे, लेकिन अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और मैथ्स के लिए आपको रेगुलर स्टडी चाहिए। ओके, तो आप शार्प भी ले सकते हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो प्रॉब्लम प्लस शार्प में जो प्रॉब्लम है वो सब आप सॉल्व करोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ओके, आई थिंक थ्योरी पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करूँगी, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना तो अच्छे से थ्योरी समझ में आती है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला और थ्योरी देखी है, मतलब व्हाट इज़ द इंस्टिक मेथड, व्हाट इज़ द फेयर वैल्यू मेथड और उसके फॉर्मूले। लेकिन एक्चुअल वो फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं ना, उस टाइम हमें वो अच्छे से ध्यान में रहते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ओके, इंस्टिक वैल्यू मेथड जो है उसमें क्या है, 2 मेथड इंक्लूड होती हैं, इसलिए वो थोड़ी हमें मतलब ऐसा लगता है कि इंस्टिक वैल्यू मेथड थोड़ी टफ है, लेकिन नहीं, इंस्टिक वैल्यू मेथड सबसे इजी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे जाना है और हर स्टेप मार्क है। मतलब अगर आपके बीच में कोई स्टेप गलत हो गई तो पहले जो स्टेप थे उसे मार्क मिले, मतलब पूरे मार्क आपके नहीं जाते। ओके, थैंक यू।